नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से महादेवी वर्मा रचित गीत सब आँखों के आंसू उजले के प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाग तुझको दूर जाना के प्रश्नोत्तर किए थे। तो जो 8वां प्रश्न है वो है, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों। तो महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए, कवयित्री यहाँ आंसुओं के लिए उजले विशेषण का प्रयोग इस संदर्भ में कर रही हैं कि आंसू तभी आते हैं जब किसी की आंखों में, मतलब किसी की भी आंखों में आंसू तभी आते हैं जब उसके हृदय को सचमुच कोई चोट पहुंचती है या सच्ची पीड़ा या सच्ची खुशी होती है। या तो हमें हमारी पीड़ा इतनी दुखदायी होती है कि आंसू निकल पड़ते हैं, या खुशी इतनी सच्ची होती है, इतनी पवित्र होती है कि हमारे आंसू आंखों से निकल पड़ते हैं। यूं ही तो आंसू आंखों में आते नहीं हैं, इसलिए हृदय की पीड़ा या खुशी के प्रतीक होने से आंसू उज्ज्वल व पवित्र होते हैं। आंसू कभी झूठे नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते, इसलिए उन्होंने आंसुओं के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने जिन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है वे इस काव्य में, मतलब इस गीत में बहुत ही सुंदरता से चित्रित की गई है। जैसे दीपक जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, फूल खिलकर और झड़कर भी चारों ओर खुशबू बिखेर देता है, पर्वत जो है वो कठोर होते हुए भी झरनों के रूप में अपनी करुणा और प्यार का जल धरती को देते हैं, और सागर भी सभी के हित की भावना रखता हुआ अपनी मर्यादाओं में बंधा रहता है, सीमाएं नहीं तोड़ता है। और हीरा और सोना जो है, हीरा भी खरात पर काटा छांटा जाता है और सोना तपाया और पीटा जाता है, तभी वे अपना चमकीला और सुनहरा रूप प्राप्त कर पाते हैं। और सीपी में बंद रहकर ही जो मोती होता है, बहुमूल्य मोती, वो निर्मित होता है। उसी प्रकार सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए, साकार करने के लिए अनवरत और कठोर परिश्रम करना पड़ता है, सुखों का त्याग करना पड़ता है। और जब सपने सत्य हो जाते हैं तो स्वयं को और पूरे संसार को अत्यंत सुख और खुशियां प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती। पंक्ति में नीलम मरकत और जीवन मोती के अर्थ को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती, इस पंक्ति में जो नीलम मरकत और जीवन मोती शब्द आए हैं उनके अर्थ को कविता के संदर्भ में हम ऐसे कह सकते हैं, नीलम ये भी रत्न होता है और मरकत ये भी एक पन्ना नामक रत्न होता है जो यहाँ आकाश और धरती के प्रतीक है ना। और जीवन मोती माने जीवन रूपी मोती, यहाँ रूपक अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कवयित्री जो है जीवन का महत्व प्रतिपादित कर रही है। जिस प्रकार जो सीपी होती है उसके दो संपुटों के भीतर बहुमूल्य मोती जन्म लेता है ना, जीवन रूपी मोती जो मोती जन्म लेता है, उसी प्रकार नीलम नामक जो रत्न होता है वह यहाँ आकाश का प्रतीक है, नीले आकाश का। और जो पन्ना नामक रत्न होता है हरे रंग का, वह यहाँ हरी भरी धरती का प्रतीक है। तो नीलम रूपी आकाश और पन्ना रूपी धरती के दो संपुटों के बीच में जीवन रूपी रत्न निर्मित होते हैं। जितने भी जीवन निर्मित होते हैं वे सभी रत्न के समान कीमती होते हैं। जन्म लेते हैं सभी प्राणी और पुष्ट होते हैं, और इस जीवन में ही परम सत्ता की आभा का स्पंदन होता है। सभी के जीवन में, हर प्राणी मात्र के जीवन में परम सत्ता की आभा का स्पंदन होता है। इन्हीं संपुटों के बीच में बिजली भी रहती है, बादल भी रहते हैं, और जब बादल बरसते हैं तो धरती में बीज अंकुरित होते हैं। और इस प्रकार ये सभी परम सत्ता अर्थात प्रकृति के ही सुंदर रूप हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने नीलम मरकत और जीवन मोती को कविता में इस रूप में स्पष्ट किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है। जब हम प्रकृति को, इस कविता के आधार पर जब हम प्रकृति को अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करते देखते हैं, इस कविता में यही तो बताया गया है सब, दीपक, फूल, सागर,
ये सब अपनी अपनी सीमाओं में, सागर है, पहाड़ है, अपनी सीमाओं में और मर्यादाओं में रहकर कार्य करते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रकृति के समान ही नियमों में बंधकर कार्य करें। दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, फूल दूसरों को सुगंध देकर अपने आप को मिटा देता है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। पर्वत कठोर होते हुए भी झरनों के रूप में अपनी कोमलता और प्यार लुटाते हैं। सागर की जो लहरें होती है वे चंचल होती है, लेकिन फिर भी मर्यादित रहती है, कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघती। तो प्रकृति के ये सभी क्रियाकलाप हमें भी आदर्श और उदात्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आलोक लुटाता वह कब फूल जला और नभ तारक सा हीरक पिघला। तो ये जो पंक्तियां हैं उनको आप भावार्थ वाली वीडियो में देख करके भावार्थ समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। संस्कृति के प्रति पग में मेरी एकाकी प्राण चला। काव्य सौंदर्य का मतलब उन पंक्तियों का या पद्यांश का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही होता है। तो भाव पक्ष में उसकी विषय वस्तु आती है, जिस विषय का चित्रण किया है कवि महोदय ने या कवियत्री जी ने, जिस विषय वस्तु जो भाव और जो विचार अपने व्यक्त किए हैं उनके बारे में लिखना है और किस भाषा शैली में उनकी अभिव्यक्ति की है उस पक्ष को भी लिखना है। तो वही काव्य सौंदर्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, सपने सपने में सत्य ढला। पंक्ति के आधार पर कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। मूल संवेदना माने मूल भाव। सपने सपने में सत्य ढला, ये सब आंखों के आंसू उजले, उसकी पंक्ति है। तो महादेवी वर्मा ने अपने प्रसिद्ध गीत सब आंखों के उजले आंसू, सब आंखों के आंसू उजले में सपने सपने में सत्य ढला, इस पंक्ति के माध्यम से यही भाव व्यक्त किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के सपने अलग अलग होते हैं और उनको सत्य करने का या उनको साकार करने का उनका अपना अपना यथार्थ होता है, अपना अपना मार्ग होता है। हर व्यक्ति प्रकृति के बदलते रूपों के साथ संघर्ष और बाधाओं को झेलता हुआ अपने सपनों को आकार देता है, अपने सपनों को साकार करता है और यथार्थ ही उनका जो यथार्थ होता है वही उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। जो आया है वह अंत को प्राप्त होगा ही, यही संसार और जीवन का कटु सत्य है। अतः जिसके सपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और देश हित से जुड़ जाएं, उनके सपनों की सच्चाई अलग ही होती है और उनके सपने सत्य होकर ही रहते हैं। ठीक है, तो इस कविता की मूल संवेदना यही है कि सभी के सपने सत्य होते हैं, लेकिन जो जितने हित और परोपकार से युक्त होते हैं वे उतने ही जल्दी साकार होते हैं। ठीक है, योग्यता विस्तार में ऐसी क्रियाएं करने के लिए दी गई होती है, ऐसी गतिविधियां जिससे आप अपनी योग्यता बढ़ा सकें। स्वाधीनता आंदोलन के कुछ जागरण गीतों का एक संकलन तैयार कीजिए। तो स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित जितने भी गीत हों प्रेरक प्रेरणादायी, उन गीतों का एक संग्रह तैयार कीजिए। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं को पढ़िए और महादेवी वर्मा की पुस्तक पथ के साथी से सुभद्रा कुमारी चौहान का संस्मरण पढ़िए तथा उनके मैत्री संबंधों पर निबंध लिखिए। ये भी आपको अपने पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करके पढ़ना चाहिए और उनके मैत्री संबंधों पर एक निबंध अवश्य लिखना चाहिए। आगे है शब्दार्थ और टिप्पणी। व्यस्त बाना बाना मने वेशभूषा, कपड़े। तो बिखरे या अस्त व्यस्त वेशभूषा के लिए आया है व्यस्त बाना, अस्त व्यस्त बाना, अस्त व्यस्त वेशभूषा। कारा मने बंधन, कैद या कारागृह, कारावास। तो कारा में मतलब अपने आप के अपने व्यक्तित्व की कैद में। सजग मने सावधान। उनिंदी नींद से भरी हुई। व्योम मने आकाश, मलय पर्वत जहाँ चंदन का वन है। बात का उपधान मतलब हवा का सहारा, उपधान मने तकिया, वायु का जैसे तकिया बना करके या हवा का सहारा लेकर के। मृदुल मने कोमल, मुलायम, मकरंद फूलों का रस, पराग। नभ तारक मने आकाश के तारे और पाषाण मने पत्थर, मरकत कहते हैं पन्ना नामक जो रत्न होता है उसे, और संस्कृति मने सृष्टि, संसार, जगत। ठीक है, तो आपको ये पाठ और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको जहाँ तक हो सके अपने शब्दों में देने की कोशिश करनी चाहिए
मैं एक बात बताना भूल गई, कविता से जो भी प्रश्नोत्तर होते हैं, कविता के जो प्रश्न होते हैं, कविता संबंधी प्रश्नों के उत्तर में आप जो भी जवाब लिखते हैं उससे संबंधित पंक्तियों को, काव्य पंक्तियों को भी आप याद रखिए, ध्यान में रखिए और उस प्रश्न के उत्तर के साथ अपना उत्तर देने के बाद उन पंक्तियों को भी जरूर सम्मिलित कीजिए, पंक्तियों को जरूर लिखिए उन पंक्तियों को। उससे क्या आपका जवाब जो है प्रामाणिक और पुष्ट हो जाता है और हमें बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।